जय हिंद सभी को। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बायो के श्वसन तंत्र चैप्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अभी तक एग्ज़ामों में रेलवे के, व्यापम के और मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों, एसएससी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन श्वसन तंत्र से संबंधित आए हुए हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि यह नोट्स जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो होता है हमारे मनुष्यों की बॉडी में, मनुष्य के शरीर में, यह रासायनिक क्रिया है एक तरह की। किस तरह की रासायनिक क्रिया है? एक तरह की रासायनिक क्रिया है जिसमें बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। ठीक है, उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म की अभिक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि श्वसन तंत्र एक किस तरीके की क्रिया है? भौतिक क्रिया है कि रासायनिक क्रिया है? तो किस तरीके की क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से और CO2 छोड़ते हैं, ये आप सभी को पता है। हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन और हमारे ब्लड की RBC होती है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC में रहता है हीमोग्लोबिन और O2 मतलब ऑक्सीजन है ही। जो ऑक्सीजन हमने वातावरण से ली वो हमारे ब्लड की RBC से साथ मिलकर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और हमारे जो रक्त में हमारा गंदा वाला खून है, इम्प्योर ब्लड है, उसमें जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे क्या कर देती है? निकाल देती है। तो फेफड़ों में हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड की RBC के साथ मिलकर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और CO2 को जो हमारी ब्लड में घुली हुई होती है उसे अलग कर देती है। हमारे बॉडी में ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है 55%। भूलिएगा नहीं, बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा 55%। बॉडी मतलब खून में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्वसन के प्रकार, दो तरीके के प्रकार होते हैं श्वसन के। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन या अंत श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है? बाह्य श्वसन में जो हम डायरेक्ट वायुमंडल से O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो वो किस में आ जाता है? बाह्य श्वसन के अंतर्गत। अब जो O2 हमने ली है वो हमारे ब्लड में कैसे घुली, ये भी जानना ज़रूरी है। मतलब हमारी कोशिकाओं ने भी श्वसन किया, तो ये पूरा सिस्टम आंतरिक श्वसन या अंतः श्वसन के अंतर्गत आता है। अब चित्र में आप देख रहे होंगे कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के भी होते हैं। अब इन सब तंत्रों के बारे में हम छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे। पहला है नसिका, मतलब आपकी नाक। नसिका गुहा मतलब जहाँ से आप सांस लेते हैं वो वायु अंदर की तरफ जाती है। ग्रसनी, ग्रसनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में भाग लेता है, तो वो कौन सा अंग है? ग्रसनी है। स्वर यंत्र, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। श्वसन नाल, स्वर यंत्र के बाद होती है श्वसन नाल। जो आपने ऑक्सीजन ली है वो आगे फेफड़ों की तरफ इसी रास्ते से बढ़ती है। फिर आती है श्वसनिका और कोष्ठिका प्रकोष्ठ, जिसे एल्वियोली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एल्वियोली के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि श्वसन तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? एल्वियोली। क्या कहलाती है? एल्वियोली। श्वसन तंत्र की, इसमें O आ रहा है, ऑक्सीजन से रिलेट कर देंगे अपन। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या आती है? एल्वियोली। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है कोशिका। और श्वसन तंत्र की पूछा जाएगा तो वो है कोष्ठिका कोष्ठ, जिसे वायु कोश के नाम से भी जाना जाता है, एल्वियोली के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में जो श्वसन का रेट होता है, सांस लेने का जो रेट होता है, वो इस प्रकार है कि 2 मंथ से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा 35
पर मिनट, मतलब वो 35 बार सांस ले सकता है और छोड़ता है पर मिनट। और 2 साल से 6 साल का बच्चा 23 पर मिनट। इसी तरह 6 to 12 ईयर के 20 पर मिनट, 12 ईयर टू 15 ईयर 18 पर मिनट, और 15 ईयर और ओल्ड एज 15 ईयर 16 to 18 पर मिनट, ओल्ड एज 12 से कम 12 से ज़्यादा पर मिनट। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 16 से 18 के बीच में एक स्वस्थ मनुष्य की दर होती है सांस लेने की। ये ये श्वसन तंत्र, जिसमें आपको ऊपर यहाँ पे नोजल कैविटी दिख रही होगी, मतलब नसिका हो गई। इसके नीचे आती है नसिका गुहा, नसिका गुहा के नीचे आती है ग्रसनी, ट्रैकिया, ट्रैकिया को कहा जाता है श्वसन नाल, फिर ब्रोंकेस, एल्वियोली। इस डायग्राम में मैंने सिर्फ वही चीज़ों को नामांकित किया है जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में जानने के लिए। डायफ्राग्राम ये आपकी अब्डोमेन बॉडी और थोरैक्स बॉडी को अलग करता है। नासिका, अब चालू करते हैं हम हर एक पार्ट के बारे में जानना। नासिका मतलब आपकी नाक, नासिका गुहा, नाक के अंदर जो पाइप होती है जिसके मार्ग से वायु अंदर की तरफ आती है, उसके कहा जाता है नासा गुहा या नसिका गुहा। यह मुख्य रूप से छनन का कार्य करती है, श्वास छनन का काम करती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ और ये टेक्निकल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और बाहर की जो वायु होती है उसका टेम्परेचर तो उतना नहीं होता है। तो जो बाहर की वायु हम अपने शरीर में लेते हैं तो वो क्या करती है, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर के एयर के में क्या आता है, टेम्परेचर डिफरेंस, और सर दुखना, सर में दर्द होना, खांसी आना, ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो नासा गुहा का जो कार्य होता है वह यही होता है कि वह श्वसन के लिए जो वायु ली गई है, एयर ली गई है, उसे वेट करता है और गर्म करने का काम करता है। इसका उदाहरण जैसे ज़्यादा ठंड पड़ने पर हमारा सर दुखने लगना, क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और बाहर की हवा का टेम्परेचर उस समय अलग होता है। ठीक है। फिर सीलिया, सीलिया क्या होता है? हमारे नाक के जो बाल होते हैं उसे सीलिया कहा जाता है। सुई के समान होते हैं ना सीलिया। ये काम क्या करते हैं सबको ही समझ में आता होगा कि ये एयर को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। अब ये देखिए ग्रसनी, ग्रसनी आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी। ग्रसनी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि वह कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में भाग लेता है, तो वह कौन सा अंग है? ग्रसनी है। ये एक ढक्कन की तरह कार्य करता है, जो हम खाना खाते हैं वो, और जो हमारे नाक से श्वास हम लेते हैं अंदर की तरफ जो आती है, तो उसको फेफड़े वाले रास्ते और पाचन तंत्र वाले रास्ते में भेजने का काम कौन करता है? ग्रसनी करता है, ताकि वायु ट्रैकिया और खाना ग्रास नलिका में आसानी से जा सके। और ग्रसनी को सपोर्ट देने के लिए एक एपिग्लॉट होता है। क्वेश्चन आता है कि ग्रसनी को नीचे किससे सपोर्ट दिया जाता है या दिया गया है, या ग्रसनी को कौन सपोर्ट देता है? एपिग्लॉट। कौन देता है? एपिग्लॉट, जिसे ग्रासा ग्रसनी भी कहा जाता है। फिर स्वर यंत्र, स्वर यंत्र आपको ध्वनि बॉक्स के नाम से समझ में आ रहा होगा, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। अब एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कार्टिलेज के बारे में जानने के लिए। आपको कार्टिलेज जो मैं बताऊं, आपके जो नाक का ऊपरी वाला हिस्सा जो एकदम चमड़े की तरह होता है, बहुत नाजुक सा होता है, मुलायम सा होता है, ये कान का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये कार्टिलेज होता है। ठीक है। हमारा शरीर बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है, यह बहुत मुलायम होता है। कार्टिलेज एडम्स एप्पल को कवर करने का काम करता है, और ये एडम्स एप्पल सिर्फ मेल में ही पाया जाता है, पुरुषों में ही पाया जाता है। ग्रसनी के पास आपको डायग्राम में दिख रहा होगा एडम एप्पल। एडम एप्पल जो है ये कार्टिलेज के द्वारा कवर होता है, और
यह मनुष्य में सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है ग्लॉट, इसकी सहायता से आवाज़ बाहर निकलती है, ग्लॉट। फिर आता है ट्रैकिया, मनुष्य के शरीर के किस भाग को विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है? तो ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। एल्वियोली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्वसन में जो मुख्य मेन काम होता है, ये फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाले अंगूर के गुच्छों के समान, गुब्बारे के समान एल्वियोली का ही होता है, जिसे वायुकोश कहा जाता है। एल्वियोली में ही ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। हृदय से जो अशुद्ध रक्त आता है और शुद्ध रक्त आता है, यहाँ पे ही एक्सचेंज होता है O2 और CO2। फेफड़ा, फेफड़ा ये फुसफुस के नाम से भी जाना जाता है। ये फुसफुस झिल्ली, जिसे प्लेयूरा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उससे ढका हुआ होता है। डायफ्राम, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यह थोरैक्स कैविटी और अब्डोमेन कैविटी को अलग करता है। इसके बाद बाह्य श्वसन के बारे में, बाह्य श्वसन मैंने आपको बताया था ऊपर छोटा सा, कि जिसमें ऑक्सीजन और CO2 का डायरेक्ट आदान प्रदान हो जाता है वायुमंडल में। हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये CO2 वाले ब्लड का शुद्धिकरण होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किडनी छानने का काम करती है और फेफड़ा जो होता है वो शुद्धिकरण का काम करता है। छानना और शुद्धिकरण अलग अलग चीज़ें होती हैं। हृदय से फेफड़े में रक्त आता है और यह शुद्ध होने पल्मोनरी धमनी से आता है। आपको धमनियों के बारे में पता होगा, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। याद कैसे किया जाएगा? जो चीज़ें शुद्ध होंगी वो धम्म धम्म चलेंगी और जो चीज़ें अशुद्ध होंगी उनका सिर दुखता रहेगा। इसलिए शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो पल्मोनरी धमनी है, ये एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसी तरह पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ जो रक्त शुद्ध होने के लिए आ रहा है, मतलब उसकी प्रकृति यहाँ पर है अशुद्ध, वह पल्मोनरी धमनी से हृदय के अंदर प्रवेश करता है और वायुकोष्ठ में गैस का आदान प्रदान करता है। वायुकोष्ठ मतलब एल्वियोली, और नाक से ली गई ऑक्सीजन वायुकोश में CO2 वाले ब्लड में छोड़ दी जाती है। अब आंतरिक श्वसन, अभी तो O2 छोड़ दी ब्लड में, अब आंतरिक श्वसन में क्या होगा ये देखते हैं। जिन कोशिकाओं से ऑक्सीजन वाला रक्त, जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटिक ब्लड है, वह हृदय तक ले जाया जाता है किसके द्वारा? पल्मोनरी शिरा के द्वारा। पल्मोनरी शिरा अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पर गैस का विसरण होता है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। यह किस तरीके का श्वसन कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है। केचुआ कहाँ से श्वास लेता है? चमड़ी से, त्वचा से सांस लेता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। चलिए आगे देखते हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। श्वास लेना मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है, जिसे हम प्रश्वसन और निःश्वसन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्वसन का मतलब होता है श्वास अंदर लेना। जब आप श्वास अंदर लोगे तो आपका जो डायग्राम में आपको डायफ्राम दिख रहा है, ये सिकुड़ जाता है और आपकी रिब्स जो है वो आगे की तरफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब सीना जो होता है वो बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। जब बोला जाता है सीना फुलाओ आर्मी कांस्टेबल पुलिस की भर्ती में, तो अपन सांस लेते हैं तो अपना सीना आगे, तो यही रिब केज आगे की तरफ निकल आता है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारी वक्ष गुहा है, थोरैक्स कैविटी है, यहाँ पर लो प्रेशर का जोन जनरेट हो जाता है। और हमने पढ़ा है थेल्स का नियम कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं। तो जब हमारे अंदर थोरैक्स में लो प्रेशर बन जाएगा तो बाहर से उच्च दाब की एयर, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाती है। जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन
लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य चीज़ें भी हमारी शरीर में आती हैं। जैसे हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस 78% या 79% है नाइट्रोजन, और उसके बाद 20% है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन, ये चारों एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर सांस लेते हुए क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अब हम देखते हैं निःश्वसन क्या होता है, मतलब एक्सहेलेशन। इसमें हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, अशुद्ध हवाओं को बाहर छोड़ते हैं। डायफ्राम जो सिकुड़ गया था यहाँ पे विश्राम में आ जाता है, और रिब केज पीछे की तरफ रिलैक्स हो जाता है। अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। श्वसन को कंट्रोल कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन रेलवे, 2 से 3 बार, जो इस बार ALP और ग्रुप डी में रिपीट हुआ था। मेडुला ऑब्लांगाटा, हमारा जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जिसमें से पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, जो हमारे शरीर की अनैच्छिक गतिविधियाँ जैसे पलके झपकाना, या अपन अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, हृदय की गति, श्वास, इन सब चीज़ों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। श्वसन में जो ग्लूकोज होता है वो ATP में टूटता है। ATP का फुल फॉर्म पूछा जाता है एडिनो ट्राईफास्फेट। क्या नाम है? एडिनो ट्राईफास्फेट। मानव में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है। मानव में जो RBC ब्लड है, इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है, लेकिन अदर प्राणियों में हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। ग्लाइकोलाइसिस, यह भी एक प्रोसेस है जिसे EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और यह 2 ATP ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। इसी तरह क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है ऑक्सी श्वसन वाले प्राणियों में बस होती है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि क्रेब्स चक्र निम्न में से किन श्वसन वाले प्राणियों में होती है, तो ऑक्सी श्वसन वाले प्राणियों में होती है, और 18 ATP बनते हैं। 18 ATP अणु यहाँ पर बनते हैं। अब देखते हैं हम श्वसन से होने वाले रोग। सबसे पहला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो होता है, जो ब्रोंकियाई होता है, नलिका, श्वास नलिकाएं होती हैं, उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ये डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रोंकायोस सूक्ष्म नलिकाएं, ये ब्रोंकाइटिस कहलाती है। ठीक है, इसमें होने वाले ब्रोंकाई कहलाती हैं। इसमें होने वाला जो रोग होता है वो ब्रोंकाइटिस होता है। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया और वायरस दोनों के कारण, और वायु कोश में सूजन आ जाता है। वायु कोश में सूजन आने के कारण ये मोटे हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और जब हम श्वास लेते हैं तो सूजन के कारण ये और फूलते नहीं हैं, इनमें दर्द होता है। इसके बाद देखते हैं हम निमोनिया नामक रोग भी फेफड़े से ही संबंधित है। हाल ही में कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है, उसका अंतिम लक्षण जो पाया गया है वह भी निमोनिया ही पाया गया है। निमोनिया में क्या होता है, संक्रमण के कारण फेफड़ों में किसी प्रकार का तरल भर जाता है, जिसके कारण वायु कोश जो होते हैं वो अपने फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। सार्स इसका फुल फॉर्म अक्सर देखा गया पूछा गया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर का मतलब ही होता है सांस लेने के लिए। ठीक है, सांस लेने में जब आपको परेशानी जाती है तो वो इस रोग में सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है, मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। कोरोना वायरस की तरह यह है। ठीक है, इसके वायरस का ही नाम कोरोना वायरस है, यह वायरस के ही कारण होता है। अस्थमा, ब्रोंकाई ऊपर दिखाई थी,
ये ब्रोंकाइल में ही होता है अस्थमा। इसमें भी सेम सूजन आ जाता है अंदर की नलिकाओं में और प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मनुष्य के फेफड़ों के अंदर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण CO2 जनित ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस फेफड़ों के अंदर जब ऊतकों में सूजन आती है तो इसके कारण यह रोग देखा गया है। लंग कैंसर, कैंसर एक छोटा सा अल्सर होता है बॉडी में जो कुछ समय बाद बड़ा होने लगता है और आगे कैंसर के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा, यह भी वायरस के ही कारण होता है और जुकाम यह मौसम परिवर्तन के कारण होता है। ये वो हैं रोग हैं जो मनुष्य में फेफड़ों से संबंधित है। इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर थे रेलवे के, उससे लेकर आए हुए क्वेश्चनों से बनाया गया है। चलिए, जय हिंद।